हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस स्ट्रेटजी वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि बोर्ड के एग्जाम्स जो पास आ चुके हैं सोशल साइंस में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। सोशल साइंस में आप सभी बातों को भूल जाएं कि सोशल साइंस में 100 नहीं आ सकते, सोशल साइंस में इतने नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। हम अपना मैक्स देंगे तो हमें रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10th MP बोर्ड्स सोशल साइंस स्टूडेंट्स। तो इसको हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। द मोर यू स्वेट ऑन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर, रिवीजन पर पसीना बहाएंगे, उतना ही ज़्यादा फाइनल बैटल में आपका ब्लीडिंग होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बैटल में नहीं हारेंगे, बैटल जीत के ही आएंगे। इस कोट का ये मतलब है। हम यहाँ से शुरू करते हैं आगे। टॉपर्स का क्या मानना होता है? टॉपर्स यानी जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, उनका क्या मानना होता है? वो किसी मैजिक पर नहीं चलते भाई कि ऐसा हो जाएगा उस दिन, क्या पता एग्जाम सिंपल आ जाए, क्या पता जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ भगवान वो ना आए। भगवान का ऐसा सिस्टम है नहीं, भगवान ऐसे काम करते नहीं है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी खुद की मदद करनी होगी, नॉट मैजिक। हमें किस पर बिलीव करना है? एक अच्छे माइंडसेट पर, एक अच्छी स्ट्रेटजी पर, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं वीडियो लेके। कुछ 5 बातें हैं जो हर टॉपर या हर अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे को उसमें पाई जाती हैं, वो ये फॉलो करता है। उसमें से पहली है आई विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। देखिए भाई, आप एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करें कि सिलेबस जितना हो जाए उतना अच्छी बात है, लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया है, जिस समय आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो भले ही कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से जो चैप्टर ने पढ़ा नहीं है, स्टिल आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपको वहाँ हार नहीं माननी है। आई विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, पहली चीज़। आई विल फॉलो माई बुक, जो आपको स्कूल की बुक है आपकी, उसको फॉलो करना है। जो आपको PPT मिलती है और जो बुकलेट मिलती है, आपको उसको फॉलो करना है, ना कि किसी र्यूमर्स पर कि गांधी जी के बारे में ऐसा आप सुन रहे हैं या फला ऐसा कुछ सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी सुन रहे हैं। ये सब आपको फॉलो नहीं करना है। आपको जो बुक में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट हैज़ बीन रिटन इनटू योर बुक, दैट हैज़ बीन पुट इनटू योर बुक, यू शुड फॉलो दैट ओनली। एंड नेक्स्ट है कि आपकी जो बुक्स है वो आपकी बॉस है, और जो बाकी की गाइड्स हैं, जितनी भी मार्केट में गाइड्स चलती हैं, वो सभी ऑप्शनल हैं। आपको मेन अपनी बुक्स पर फोकस करना है। आपको ज़्यादा रिवाइज करना है पढ़ने से ज़्यादा। आप पढ़ने पे फोकस जितना होता था वो हो चुका ऑलरेडी, अब आपके पास कम दिन है, तो यू शुड रिवाइज मोर। आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट्स पढ़ता ज़्यादा है, लेकिन टॉपर्स रिपीट ज़्यादा करते हैं, है ना। एक किताब को 10 बार पढ़ना हमेशा बेहतर है 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से। सो रीड वन बुक 10 टाइम्स, इट इज़ ऑलवेज बेटर, इट हैज़ ऑलवेज हायर कॉस्ट बेनिफिट। अब हम एक एक सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री को हम कैसे स्कोर करेंगे? स्टोरीज से। देखिए भाई, अगर हिस्ट्री में आप केवल डेटा, पर्सनैलिटीज़, ईयर्स, इसको याद करना चले तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, खेड़ा सत्याग्रह हुआ क्यों? खेड़ा के बाद कौन सा सत्याग्रह हुआ? सत्याग्रह हुआ ही क्यों? गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? गांधी जी का इंडिया में आने से पहले का उनका लाइफ कैसा था? इंडिया में आने के बाद क्या लाइफ हुई उनकी? वो किन लोगों से प्रभावित थे? इसके बाद व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको एक स्टोरी के रूप में पता होना चाहिए, ताकि आपको ईयर्स याद ना करना पड़े अलग से। अगर आपके पास स्टोरी होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हिस्ट्री को हम कैसे देखेंगे? स्टोरीज से। कॉज, इफेक्ट एंड इवेंट्स, ये एक तरीका है हिस्ट्री को पढ़ने का। देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। ये एक क्या है? इवेंट। अब हम देखें इस इवेंट के पहले कुछ ना कुछ तो क्या रहा होगा इसका? कॉज। तो हमें वो कॉज पढ़ना है जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, वो कारण, ये क्यों मूवमेंट हुआ, फिर ये मूवमेंट क्या था, और फिर इस मूवमेंट के इफेक्ट्स क्या हुए। महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा है, लॉ ऑफ कॉजल एफिशिएंसी इसको बोलते हैं फिलॉसफी में। महात्मा बुद्ध ने भी ये कहा है कि इफ देयर इज अ कॉज दैट देन देयर मस्ट बी एन इफेक्ट। अगर कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट ज़रूर होगा, और यदि कोई इफेक्ट है तो उसके पीछे उसका कॉज ज़रूर रहा होगा। कॉज और इफेक्ट अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर कॉज है तो इफेक्ट भी आएगा, और इफेक्ट है तो कॉज भी रहा ही होगा। सो ऐसे ही आप ध्यान रखें, हिस्ट्री में भी ऐसे ही आपको अप्रोच लेके चलना है। कॉज, इवेंट एंड देन इफेक्ट। डेट्स पर अच्छे से फोकस करें, पर्सनैलिटीज़ पर, किसने कौन सा क्या मूवमेंट चलाया, कौन से इसके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे हिस्ट्री में, वो ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट डेट्स को आप हिस्ट्री के पेपर्स में या फिर स्ट्रिप्स बना लें उसकी, और उसको या फिर अपनी कॉपी में लिख लें, और बार 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 उसको रिवाइज करें,
ताकि ये डेट्स आपकी कॉपीज़ में और आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं यही कहता हूँ कि ज्योग्राफी बिना मैप के पढ़ना क्या है? पाप है। क्या है? पाप। क्योंकि बिना ज्योग्राफी के, बिना मैप्स के अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो भाई ऐसा हो गया कि जैसे आपसे पूछा गया कि बेलाडेला माइंस कहाँ है, आपको यही नहीं पता, आपने कभी इंडिया के मैप पे बेलाडेला माइंस को लोकेट ही नहीं किया, आपने कभी रानीगंज को लोकेट ही नहीं किया, आपने कभी सिंगरौली को लोकेट ही नहीं किया, तो आप जानते ही नहीं है कि वो कौन से स्टेट में है, आप जानते ही नहीं है कि वो किस हिंटरलैंड में है, आप जानते ही नहीं है कि वो हिंटरलैंड से कितने पास में, आप जानते ही नहीं है कि उस एरिया के आसपास इंडस्ट्रीज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, आप जानते ही नहीं है कि वहाँ से पोर्ट्स कितनी दूरी पर हैं। तो फिर आप कैसे उस चैप्टर को समझ रहे हैं? हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमें क्या फोकस रखना है? मैप्स पर। अगर आप मैप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज्योग्राफी को ईजी बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जब आपको गैप्स मिलेंगे एग्जाम के बीच में, सोशल साइंस के लिए जब छुट्टी मिलेगी, या अभी भी आप ये काम कर सकते हैं, 4-5 दिन के लिए आपको हर 10 मिनट मैप की प्रैक्टिस पर देना है, जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज की इनकी माइंस कहाँ पर है उसको लोकेट करेंगे, डैम्स को, रिवर प्रोजेक्ट्स को लोकेट करेंगे, सॉइल्स को लोकेट करेंगे, XYZ। इसके बाद आपको रिसोर्सेज पर फोकस करना है, इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना है, क्रॉप्स पर फोकस करना है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी के। इफ़ यू मास्टर मैप्स देन ज्योग्राफी बिकम्स ईजी। और अगर आप मैप्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही ज्योग्राफी आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है। अब हम देखिए सिविक्स को कैसे टैकल करना है। देखो क्या लिखा है, कीवर्ड्स आर द किंग। आप अगर कीवर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे, आप अगर टेक्निकल वर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट के राजा हैं भाई। देखो हर सब्जेक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज होती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज़ एक्स, तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब है राजधानी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट, गवर्नमेंट, टेरिटरी और उसकी कैपिटल क्या है, तो ये पॉलिटिकल साइंस आ गया। और पॉलिटिकल साइंस में कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। किसी भी एंटिटी, किसी भी स्टेट की सेंटर, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसकी कैपिटल कहाँ है। पर अगर मैं बोलूँ कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है, यहाँ पर कैपिटल का मतलब है मॉनेटरी कैपिटल और नॉन मॉनेटरी कैपिटल। मॉनेटरी कैपिटल में आते हैं पैसे, नॉन मॉनेटरी कैपिटल में आते हैं मशीन्स, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। सो आप ये ध्यान दें इस बात पे कि हर सब्जेक्ट में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज होती है हर सब्जेक्ट की। कैपिटल का पॉलिटी में अलग मतलब है, पॉलिटिकल साइंस में अलग मतलब है, और कैपिटल का इकोनॉमिक्स में अलग मतलब है। तो आप कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करें। सिविक्स में अच्छे से डेफिनेशंस याद करें, वर्ड बाय वर्ड, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से याद करें। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें अपने आंसर में। सिविक्स आपकी क्लैरिटी चेक करता है, क्लैरिटी आती है अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं तो, ना कि आपने कितने पेज भरे हैं। इस चीज़ में ना जाएं कि पेज भर दूंगा और कुछ भी लिख दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। हमें क्या ध्यान रखना है, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे तो अच्छा स्कोर भी करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स बट एकदम क्लियर लॉजिक। लॉजिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ दे अफेक्ट द प्रोडक्शन, तो फिर काम नहीं चलेगा। इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस अमंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो आप सब मिक्स कर देंगे। डेफिनेशंस पर अच्छे से फोकस करें और डेफिनेशंस के एग्जांपल्स पर भी फोकस करें। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक फ्लो चार्ट ये होता है कि प्राइमरी की सेक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड दिस इज सेक्टर्स। तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट्स को यूज़ करें जिससे आप अपनी आंसर्स की क्वालिटी को रेज कर सकते हैं। हमें अपने आंसर्स की क्वालिटी को रेज करना ही होगा एनी हाउ। सिंपल वर्ड्स बट क्लियर लॉजिक, ये हमारा गोल होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से लिख सकें। नाउ अब हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। पेपर में आएगा क्या क्या। देखिए एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चे इस बात को समझ लें कि एमपी बोर्ड का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी से आएंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री से आएंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस से आएंगे और फिर इकोनॉमिक्स से आएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इन 5 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी हम कर रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसका मतलब है, कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, किसी भी चीज़ को करने में कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए। पेपर को पढ़ने के लिए आपने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी दी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कम एनर्जी या वहाँ एनर्जी देनी है जहाँ से ज़्यादा रिजल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो एक रेशो होगा कॉस्ट अपॉन बेनिफिट का, तो वो उस रेशो का एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप टाइम देंगे अगर किसी चैप्टर को, और किसी चैप्टर को आप टाइम देंगे
जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आप पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर क्या हुआ। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है नेशनलिज्म इंडिया, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेल्फ डिसोबीडियंस मूवमेंट, कम्युनलिज्म, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन अगस्त 1947। इसके साथ साथ आप ये चैप्टर्स भी देखें, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड किस टाइप का था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है वो इस चैप्टर में आप देखेंगे। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, फिर वो इंडिया में कैसे आता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आइडियोलॉजी क्या थी, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म। इसके बाद प्रिंट कल्चर जो पहले यूरोप में था फिर पूरी दुनिया में फैला, या फिर कहाँ से था फिर वहाँ यूरोप में आया। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह को भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जिसके भी नाम अगर आपको आते हैं बुक में उसको ध्यान रखें, MCQ में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल्स क्या होती हैं। इसके साथ साथ वाटर रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे, वाटर के रिसोर्सेज क्या होते हैं, वाटर की स्कार्सिटी क्या होती है, और साथ साथ में मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक नागार्जुन सागर और इंदिरा सागर, सरदार सरोवर डैम इन गुजरात एट्सेट्रा, यू विल हैव टू रीड दैट। उसके बाद हम एग्रीकल्चर को भी समझ सकते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू टू इन्वेस्ट टाइम। इसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो एटलीस्ट ये तीन कितने हो गए, ये 3 चैप्टर से, और 4 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चौथा ये चैप्टर, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट ये मैन्युफैक्चरिंग 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन पे आप टाइम दें, सबसे पहले इनको कवर करें। बाकी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीडियम, उसमें आप सारे एयरपोर्ट्स देख लेना, सारे पोर्ट्स देख लेना, जो बंदरगाह होते हैं वो सारे के सारे देख लेना। इसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स जो हैं वो है पावर शेयरिंग, उसके बाद फेडरलिज्म, और लास्ट में है पॉलिटिकल पार्टीज। ये 3 चैप्टर्स यू विल हैव टू फोकस अपॉन, जिसमें पावर शेयरिंग में आपको आप अच्छे से देख लेना कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, व्हाट इज़ स्टेट लिस्ट, व्हाट इज़ कंकरेंट लिस्ट, व्हाट इज़ नेशनल लिस्ट, नेशनल लेजिस्लेचर नेशनल लिस्ट पे बना सकता है कि नहीं बना सकता है, स्टेट लिस्ट पर कौन बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे कौन बना सकता है, वो थोड़ा सा देख लेना। जेंडर होता क्या है, जेंडर की बेसिस पर इनइक्वालिटीज़ इंडिया में बहुत सारी हैं, उसको अच्छे से देख लेना। रिलीजन हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलीजन के साथ साथ कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म को भी समझ लेना। कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटीज़ क्या है, कास्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन जो आप पढ़ेंगे बेसिकली 11th एंड 12th में, बट अभी नहीं, बट स्टिल जितना अभी है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये सब आप देख लेना। डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है वो इस चैप्टर में होगा। लास्ट में है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तो डेवलपमेंट देख लेंगे, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या डेवलपमेंट केवल जीडीपी की ग्रोथ से नापा जा सकता है वो देख लेना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आप देख लेना कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एंड ओके, इकोनॉमिक्स में आप 2 ही चैप्टर पे फोकस करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी एंड क्रेडिट में भी आप देख लेना, मनी के मोड क्या होते हैं, ट्रांसफ़र के मनी होती क्या है। ग्लोबलाइजेशन, जिसमें MNCs वगैरह के बारे में बताया गया, उसको एक बार देख लेना। कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये आप थोड़ा सा देख लेना। नाउ फाइनल टिप, व्हाट टू डू इन लास्ट डेज। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैप वर्क भी आएगा आप लोगों को, तो मैप के लिए आप ध्यान रखें। मैं यहीं पर आपको एक बात बता देता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ। मैप वर्क देखो, आपको मैप वर्क ज्योग्राफी और हिस्ट्री से आ सकता है। हिस्ट्री से एक ही चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जहाँ से आपको मैप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपको देखना है कि कांग्रेस के सेशंस कहाँ पर हुए थे, सूरत सेशन, नागपुर सेशन, तो सूरत कहाँ पर है, नागपुर कहाँ पर है, लोकेट कर लेना थोड़ा सा। इसके बाद आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे पहले रिसोर्सेज में, जिसमें चैप्टर है जिसमें आप सॉइल्स को देख लेना, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद आप मिनरल्स में देख सकते हो कि माइंस कहाँ पर हैं, बेलाडेला माइंस कहाँ पर है, रानीगंज माइंस कहाँ पर है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को एक बार देख लेना शॉर्ट में, थोड़ा जल्दी में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन से एक बार लोकेट कर लेना। इसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप अलग अलग पोर्ट्स
जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई, उसको देख लेना। इसके बाद एयरपोर्ट्स वगैरह कौन से हैं इंपॉर्टेंट, चेन्नई एयरपोर्ट वगैरह, ये सब देख लेना। तो ज्योग्राफी से मैप से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से कम आएंगे, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस मैप पर नहीं आएंगे। नाउ फाइनल टिप, व्हाट टू डू इन द लास्ट डेज। 3 चीज़ें करेंगे। कितनी चीज़ें करेंगे? 3 चीज़ें। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड में देखा गया है कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत कुछ रिपीट होता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें। वो चीज़ गलत ना करें जो सब बच्चे सही कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर बच्चा एवरेज से लेके अच्छा बच्चा पढ़ के जाता है, तो उसको आप भी पढ़ के जाएँ। सेकंड वाला है रिवाइज मोर, जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करें, जिससे आपको आएगा कॉन्फिडेंस। और तीसरा वाला है जो आपको चीज़ करनी है वो है बी काम, आराम से बढ़ें। आप लोगों ने बढ़िया टेक ऑफ किया, आप लोग बढ़िया फ्लाई किए, अब लैंडिंग का टाइम है। इत्मीनान से लैंडिंग करें और अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि थिंक लाइक अ टॉपर, काम माइंड, शांति से आगे बढ़ेंगे। क्लियर आंसर्स की क्वालिटी पे ध्यान देंगे, लेंथ पर नहीं, और ज़ीरो पैनिक। 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अपने पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल भर आपने मेहनत की है, आप लोग अपने पर कॉन्फिडेंस रखें कि यू विल स्कोर गुड। सो इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। स्ट्रेटजी को फॉलो करें और ये ध्यान रखें कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू।